देखिएगा मध्य प्रदेश न्यूज 24 में मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बस्तर की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा ये सुनने को आया कि जब जब नक्सल प्रभाव होने की वजह से वहां पर विकास जो है वो अधूरा रहा। कई मायनों में जो वहां पर खेती किसानी है, जो सिंचाई है, वो भी प्रभावित रही और कहीं अपने आप को पिछड़ा सा महसूस करने लगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोध घाट बांध परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है, क्योंकि इस परियोजना के लागू होने से वहां की जो खेती है उन पे सिंचाई हो सकेगी, वहां का विकास हो सकेगा और जो पिछड़ा हुआ था बस्तर नक्सल प्रभाव के कारण वो उससे दूर हो सका। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस परियोजना को लेकर। बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है और ये बोध घाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी। और बोध घाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। तो बोध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर चर्चा जो हुई है ये सफल होती है और इस पर आगे काम निर्माण का होता है तो किस तरीके से बस्तर की तस्वीर बदलेगी, बस्तर की खेती किसानी बदलेगी और इसका फायदा छत्तीसगढ़ को होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मध्य प्रदेश न्यूज 24 के छत्तीसगढ़ के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं मनोज सिंह बघेल। मनोज जी हमारे साथ में मौजूद हैं और कुछ देर में हमारे साथ में बस्तर से ही जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जी और चंद्रशेखर साहू जी भी हमारे साथ में मौजूद होंगे। चर्चा हम करेंगे। शुरुआत सबसे पहले मैं करूं मनोज जी आपसे। तो बोध घाट जो बांध परियोजना है और चूंकि इंद्रावती जो नदी है उसका व्यापक असर हम देखते हैं बस्तर में काफी अहम रहा है। आपको लगता है इस परियोजना पर सफलता या इस पर आगे अगर काम होता है तो कैसे तस्वीर बदलेगी और कैसे विकास की दिशा में बस्तर आगे बढ़ेगा? देखिए, इंद्रावती नदी को जो है बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं और एक बड़ा क्षेत्र जो है बस्तर संभाग का वो इंद्रावती से सिंचित होता रहा है। लेकिन पिछले 3-4 दशकों से नक्सलवाद की समस्या के कारण वहां पर जो है इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और ये मामला पुराना है। ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना, ये 1980 के आसपास इंद्रावती नदी पे बनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन नक्सलवाद की बढ़ती समस्या के कारण और इसमें जो थोड़ी बहुत राजनीति हो रही थी इसके कारण जो है ये अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाया है। और इसको लेकर अब जाकर जो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार है वो अब जाकर गंभीर हुई है और उसने जो है प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने मांग की है, इसकी जानकारी दी है कि किस तरह से बोध घाट प्रोजेक्ट शुरू होने से, इसके अलावा इंद्रावती और महानदी लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उस दोनों परियोजनाओं को मिला देने से बस्तर जो कि अब वहां पर माओवाद लगभग समाप्ति के कगार पर है, मार्च 2026 तक वहां पर नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट रखा गया है। तो अब जाकर नक्सलवाद खत्म होने के बाद किस तरह बस्तर के लोगों का विकास किया जाए, किस तरह से वहां के अंदरूनी इलाकों में सरकार पहुंचे, इन तमाम बातों को लेकर अब जो है प्रोएक्टिव होकर सरकार ने काम शुरू किया है। और निश्चित तौर पर इस परियोजना के शुरू होने से न सिर्फ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जल विद्युत परियोजना जो है करीब 250 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना लगेगी, करीब 5000 टन मत्स्य उत्पादन हो पाएगा। तो इस तरह से जो है लोगों को कई तरीके से इसका फायदा होगा और निश्चित तौर पर इससे बस्तर इलाके में विकास के नए आयाम जो है वो स्थापित हो सकेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजेंद्र तिवारी जी। सबसे पहले राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और पूर्व मंत्री बीजेपी से चंद्रशेखर साहू जी भी हैं। साहू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ स्टूडियो से। सबसे चर्चा में आपको थोड़ा राजेंद्र तिवारी जी की तरफ ले चलूं, चूंकि आप बस्तर से पत्रकार हैं, वरिष्ठ बस्तर को काफी करीब से आप देखते समझते हैं।
नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। 2026 का लक्ष्य है कि यहां से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बोधघाट जो बांध परियोजना है राजन जी, इसका अगर निर्माण होता है, निर्माण कार्य सफल होता है और इंद्रावती और महानदी की इंटरलिंकिंग होती है, तो ये दोनों जो परियोजनाएं हैं किस तरीके से बस्तर की दशा और दिशा दोनों को बदलेगी। आर्थिक स्तर की अगर हम बात कर लें या ग्रामीणों के विकास के लिहाज से बात करें, कितने महत्वपूर्ण होगी? काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्सलवाद उन्मूलन अभियान जब प्रारंभ हुआ था उसके साथ ही यह बात कही गई थी कि नक्सलवाद के उन्मूलन के साथ साथ विकास, बस्तर के विकास की जो लंबित पड़ी हुई परियोजनाएं हैं उनको भी चालू किया जाएगा। बस्तर के विकास के लिए बोधघाट जल विद्युत परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई थी, लेकिन 1989 में जब तत्कालीन पर्यावरण सचिव TN शेषन बस्तर आए थे तो उनके सामने बोधघाट जल विद्युत परियोजना के विरोध में काफ़ी कुछ कहा गया। ये बताया गया कि गांव डूब जाएंगे, जंगल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज ये स्थिति है कि उड़ीसा में इसी नदी पर 3 डैम बन गए, इंद्रावती नदी सूख गई, जंगल कट गए, बस्तर का विकास ठप हो गया। अगर उस समय बस्तर में जल विद्युत परियोजना यानी बोधघाट जल विद्युत परियोजना स्थापित कर दी गई होती, जो 80 के दशक में 40 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी बंद कर दिया गया, सब हो चुका था। लेकिन अब वो पर्यावरण के नाम पर तथाकथित विरोध, पर्यावरण की क्षति नहीं होती, आज भले ही क्षति हो रही है, हो चुकी है बोधघाट जल विद्युत परियोजना नहीं बनने के कारण। अब ये देखिए कि उड़ीसा के कालाहांडी से यह नदी बस्तर में प्रवेश करने के बाद लगभग 232 किलोमीटर बहती है और महाराष्ट्र एवं उड़ीसा के बीच 129 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। दर्जनों गांव इस नदी के किनारे किनारे जो हैं उनका जीवन का स्रोत है। अब आज की स्थिति में न तो वो खेती कर पा रहे हैं, न तो मछली पाल पा रहे हैं, मछली का व्यवसाय, अपने मछली पकड़ रहे हैं, न अपने जीविकोपार्जन ठीक से हो पा रहा है, और बिजली की बिजली नहीं बनी, गांव के गांव सूने पड़े हैं, अंधेरे में डूबे पड़े हैं। अगर वो बोधघाट की 1, 2, 3 परियोजनाएं एक के बाद दूसरी तीसरी बन गई होती तो आज बस्तर में की स्थिति ही कुछ होती। जैसे शुरुआत में ये कहा गया था कि अगर अबूझमाड़ में आम लोगों को प्रवेश दे दिया गया, बाहर के लोगों को प्रवेश दे दिया गया, छूट दे दी गई, तो यहाँ की आदिवासी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। नतीजा ये हुआ कि पूरे अबूझमाड़ में नक्सलवादियों ने कब्जा कर लिया और उसके बाद सरकार को 1985 से लगातार प्रयास करना पड़ा। आज नक्सलवाद किनारे हटा, वो भी हर 5 किलोमीटर पर जब पूरे बस्तर में कैंप बनाने पड़े तब नक्सलवाद के ऊपर काबू पाया जा सका है। लेकिन मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जल विद्युत परियोजना बनाने का जो निर्णय है बहुत विलंब से किंतु सही निर्णय है, बहुत विलंब हो चुका है और जितना जल्दी हो उतना जल्दी बनाया जाना चाहिए। इससे बस्तर का विकास द्रुत गति से होगा और इसके साथ साथ यदि जल विद्युत परियोजना प्रारंभ होती है तो सिंचाई के साधन विकसित हो जाएंगे, किसान खेती करने लगेंगे। अभी इसी साल सैकड़ों एकड़ मक्के की फसल बर्बाद हो गई, सूख गई फसल। जी ये स्थिति है। इसलिए ठीक है, चंद्रशेखर साहू जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विशेष रूप से। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी राजन जी। थोड़ी सी चर्चा मैं साहू जी आपसे भी कर लूं। कृषि को काफी नजदीक से आपने देखा है अपने मंत्री पद के दौरान। सवाल ये उठता है कि अगर बोधघाट परियोजना के तहत बांध का निर्माण होता है कितना जरूरी है, क्योंकि राजन तिवारी जिसे आपने देखा, मैंने पहले सवाल इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने काफी करीब से बस्तर को देखा है।
निर्माण में देरी हो रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तस्वीर बदल रही है। जैसा कि 2026 का लक्ष्य है कि नक्सलवाद खत्म होगा। तो ये जो जल विद्युत योजनाएं हैं, बांध बनेंगी तो बांध बनने से खेती किसानी सिंचाई के विकल्प बनेंगे, क्योंकि ज्यादातर नदी के किनारे ही आप देखिए लंबे जो पैरामीटर्स हैं वहां पर नदी के किनारे ही गांव बसता है। ऐसे में मछली पालन से लेकर जो दूसरे विकल्प होंगे वो खुल जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये श्रेय, मुझे लगता है कि इस बार सरकार अपने हिस्से जरूर लेगी इसका निर्माण कराकर? देखिए ज्योति जी, बोध घाट परियोजना अपने आप में बहुउद्देशीय परियोजना है और आज का नहीं है। मेरे ख्याल से सेकंड प्लान द्वितीय पंचवर्षीय या तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय से ये चर्चा में आई थी। अब नए परिप्रेक्ष्य में, नए संदर्भ में, जब बस्तर में विकास की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है, नक्सलवाद खात्मे की तरफ सारे प्रयास के बावजूद दिख रहा है, तो निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाएं अब बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जैसे कि अभी नीति आयोग की बैठक में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेखित किया कि वो बस्तर जो कभी आतंक और विनाश का पर्याय माना जाता था, आज वहाँ विकास और इनोवेशन, विकास और नवाचार, विकास और विज्ञान, उसके द्वार खुले हैं। एक बड़ी तेजी से विकास की जो अवधारणा है उसको नए सिरे से लोगों ने परिभाषित किया है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे विजनरी हमारे साथ अब देश के चिंता करने वाले, खासकर बस्तर को फोकस करने वाले व्यक्तित्व जुड़े हैं। और हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी आदिवासी अंचल से आते हैं, वर्षों उनका अनुभव है। अब जब लगा कि बोधघाट परियोजना जो इतने वर्षों से अपरिहार्य होने के बाद भी आज हमारे साथ नहीं हो पाया, तो सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री जी इसके बारे में चर्चा की। अभी तक जितने पहल प्रयास हुए हैं, हो सकता है उस समय हमारे मंतव्य में अलग परिस्थिति बनी होगी, लेकिन सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी इस परियोजना को विजुलाइज कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, यदि विजनरी लोग इकट्ठे हो जाएं तो बहुउद्देशीय बोधघाट की परियोजना धरातल पर आ सकती है। और वहाँ जो एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक बदलाव का हम एक चित्र देखना चाहते हैं, लोगों को सीधे सीधे कृषि क्षेत्र के साथ साथ पेयजल, फिर विद्युत की आवश्यकता, फिर और दूसरे प्रकार के कार्य, ये सब एक साथ चलने वाला है। तो इस नाते अभी का जो विषय है, जब प्रधानमंत्री जी से मिलकर मुख्यमंत्री जी आए, श्रीमान माननीय विष्णुदेव साय जी, और उन्होंने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ढंग से, बहुत ही विश्वास के साथ मीडिया से भी रूबरू होकर उन्होंने बात की कि हम बोधघाट के बारे में उनसे चर्चा की है। तो अब एक नया अध्याय खुला है और इसमें हम सब जुड़ेंगे और सारी परिस्थितियां का यदि आंकलन ठीक से कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि जहाँ तक लागत का सवाल है उसकी भी प्रतिपूर्ति हो सकती है, क्योंकि बस्तर शुरू से हमारे फोकस का एक बड़ा केंद्र रहा है। आपको याद दिलाना चाहूँगा ज्योति जी, एक समय जब इंदिरा जी यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में आई थे तो उन्होंने बस्तर प्लान की बात कही थी। बस्तर प्लान बनाने वाले रामचंद्र सिंह देवदेव जी, वो भले हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ अपनी बहुत काफ़ी गंभीरतम चर्चाएं हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में भी, यहाँ भी। वो जरा धरा का धरा रह गया। और भी जो दूसरे प्लान हैं, साहू जी, थोड़ी सी चर्चा मैं राजेंद्र तिवारी जी से भी कर लूं। राजेंद्र तिवारी जी, एक सवाल मैं आपसे और कर रही हूं थोड़ा जानने के लिहाज से। इंद्रावती जो है वो बस्तर की जीवनदायिनी नदी है, ये आप हम सभी जानते हैं। सवाल ये उठता है कि महानदी और इंद्रावती को जब इंटरलिंक किया जाएगा, ये कैसे होगा और इसका जो असर है वो वहाँ कहाँ तक पड़ने वाला है और इसको किस तरीके से अमल में लाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके, और वो फायदे किस तरीके से देखते हैं आप? राजेंद्र तिवारी जी, में आम लोगों का होगा, आदिवासी अंचल में होगा, आदिवासी भाई बहनों का होगा, किसानों का होगा, और इसके साथ साथ युवा लोग भी जुड़ेंगे, और तभी हम स्थायी रूप से
नक्सलवाद का समाधान ठीक प्रकार से कर सकेंगे। तो कुल मिला के ये एक समाधानकारक पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने किया है। चलिए मनोज जी, जो सवाल मैं कर रही थी, क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे तिवारी जी से, सवाल ये उठता है कि इंद्रावती, जैसा कि मैंने कहा कि एक जीवनदायिनी रेखा है नदी के तौर पे, ऐसे में ये जो इंटरलिंकिंग होती है उसका असर बस्तर पर किस तरीके से पड़ेगा, और व्यापक स्तर पर जब दोनों नदियों का इंटरलिंक होगा तो कैसा असर दिखाएगा आने वाले समय में? हम सब देखिए, सरकार के इंद्रावती नदी के साथ साथ महानदी जो है वो कांकेर इलाके को कवर करती है, और दोनों नदियों को यदि इंटरलिंक कर दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, तो निश्चित तौर पर उससे ये बताया जा रहा है, जो उस पे डीपीआर बना है उसमें यह है कि कांकेर जिला जो है वो बहुत बड़ा जिला है, और बहुत सारे ग्रामीण अंचल में जो है वहां पर सिंचाई की बहुत दिक्कत है। तो जो महानदी और इंद्रावती को इंटरलिंक करने की जो योजना है उससे कांकेर जिले का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सिंचित होगा, और ये बताया जा रहा है कि करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है सिंचाई सुविधाएं मिलेगी, वहां का वाटर लेवल जो है और अच्छा होगा, और कुल मिलाकर जो कृषि प्रधान वहाँ की अर्थव्यवस्था है, खास तौर पर आप जिस तरह से दक्षिण बस्तर में जाएंगे तो वहाँ पर वनोपज और खनिज, ये बहुत सारे चीजें हैं जिसपे वहाँ का जनजीवन निर्भर करता है। लेकिन कांकेर जो है वो उत्तर बस्तर क्षेत्र का इलाका है, और वहाँ पे अभी भी जो लोग हैं वो कृषि पर ज्यादा निर्भर करते हैं, और उसके बाद जैसे कांकेर से दक्षिण की ओर जाएंगे तब फिर वनोपज और बाकी दूसरी चीजें आती है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है महानदी इंद्रावती को लिंक करने की परियोजना जो है वो भी बस्तर इलाके के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। बिल्कुल। राजन तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम इंद्रावती महानदी की इंटरलिंकिंग की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा पहलू होगा ये, इसका जो असर है वो किन इलाकों पर होगा और किस तरीके के उत्पादन, खेती किसानी पर, चलिए उनसे हम जुड़ेंगे, हम चर्चा करेंगे। मनोज सर, खेती किसानी की जब हम बात करते हैं तो 50,000 हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई है वो प्रभावित होती है। आपको लगता है कि सिंचाई ही सबसे बड़ा काम है? क्योंकि आप देखिए आज के समय में छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो 1 नहीं 2 नहीं 3 फसल ले रहा है। ऐसे में अगर पानी की उपलब्धता होती है बस्तर में तो जाहिर सी बात है कि खेती किसानी पर इसका असर पड़ेगा और आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा बस्तरवासी। निश्चित तौर पर ज्योति जी, एक सबसे बड़ा जो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है कि कृषि क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। हालांकि पिछले 3-4 दशकों में लगातार सिंचाई पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी जो औसत है वो मेरे ख्याल से 34-35% ही है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विशेष तौर पे देखें तो केवल यहाँ पर 35% क्षेत्र जो है वो सिंचित क्षेत्र है, बाकी 65% क्षेत्र अभी भी असिंचित है, और असिंचित क्षेत्र होने के कारण ये जो इलाके हैं वो पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। और जिस तरह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बेमौसम मौसम के हिसाब से बारिश नहीं हो रही है, और जो जिस तरह से परिवर्तन आया है मौसम में अचानक, इन सब का दुष्प्रभाव जो है वो कृषि कार्यों पर दिख रहा है। तो इसलिए हमेशा जो है आज की स्थिति में एक वैकल्पिक साधन होना चाहिए सिंचाई का, जिसके आधार पर जो है ये काम होना चाहिए कृषि कार्य। तो निश्चित तौर पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जो है उसके होने से जो है वो एक अच्छा प्रभाव विकास पर दिखाई देगा। साहू जी हमारे साथ में बने हुए हैं। साहू जी, चर्चा हम कर रहे हैं बोधघाट बांध परियोजना की या फिर इंद्रावती और महानदी की इंटरलिंकिंग की। सवाल ये उठता है कि इन योजनाओं के फलीभूत होने के बाद में क्या केवल आर्थिक स्थिति या जल सिंचाई की स्थिति सुदृढ़ होगी या फिर वहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा? क्योंकि अगर खेती किसानी सिंचाई बहुत अच्छी होती है तो उसके पैरेलल जो दूसरे उद्योग हैं उसके भी विकल्प वहां के युवाओं को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो योजना है वो चौतरफा फायदा देगी बस्तर के विकास के लिहाज से? नहीं, देखिए, समग्र दृष्टि से तो निश्चित रूप से इसका पूरी तरीके से फायदा, और फायदा के साथ साथ बदलाव, जो आर्थिक सामाजिक बदलाव है वो होगा, खासकर युवाओं में और आदिवासी अंचल के युवाओं में। वो आत्मविश्वास के साथ नए सिरे से काम कर सकेंगे, और समाधान कारक पल, जैसे मैं निवेदन कर रहा था, बीच में इंटरप्शन के कारण बात पूरी नहीं हो पाई, तो इस समस्या का
नक्सली हिंसा का, नक्सलवाद का, माओवाद का एक समाधान कारक रास्ता यही है कि हम बहुउद्देशीय बोध घाट परियोजना के साथ साथ महानदी को जोड़ें इंद्रावती से। इंद्रावती बस्तर की लाइफलाइन है। ज़्यादा उनका जो क्षेत्र है बस्तर में होता है, लेकिन आज इंद्रावती के बारे में कहा जाता है कि वो गर्मियों के दिन में वहाँ पानी नहीं रहता। जगदलपुर जैसे शहर पेयजल के समस्याओं से जूझता है। तो इस समस्या का भी निदान पूरे लाइवलीहुड के लिए, पूरी जीविका के लिए एक जैसे साफ तौर पे दिख रहा है कि हम सभी प्रकार के विकास को और सभी प्रकार के आवश्यकताओं को बोध घाट जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पूरा कर सकते हैं। मत्स्य पालन जिसका ये हमारे को काफ़ी उसका जीडीपी की बात होती है तो लगता है कि मत्स्य पालन के मामले में भारत और छत्तीसगढ़ का एक अलग स्थान है। मैं तो चूँकि उस विभाग को देख चुका हूँ, फिशरी को हमने देखा है कि उसकी बड़ी संभावना उस क्षेत्र में है। तो जहाँ इतनी पर्याप्त जल राशि है वहाँ हम मत्स्य पालन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे युवा जुड़ेंगे। कुल मिला के हमारे सामने रोजगार और विकास का, उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक बदलाव और हमारे अपने संस्कृति के अनुरूप हमारे अपने इको बैलेंस को पूरा कवर करते हुए, हम तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आपसे छुपा नहीं है, वैश्विक सम्मेलनों में जाते थे और यही कहते थे कि आज हमारा जो भी हमारा रहन सहन है वो क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए है, अंधाधुंध के विकास के लिए नहीं है। तो विकास का अंधाधुंध विरोध के बजाय अंधाधुंध विकास का विरोध एक प्रकार से अलग रास्ता खुलता है। और इसी मामले में हम कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना की दृष्टि से बोध घाट संभावनाओं का द्वार खोलेगा। न केवल बस्तर बल्कि बस्तर से और भी सटे हुए जिले हैं, कांकेर को भी छोड़ दें, कांकेर भी काफ़ी उससे लाभान्वित होने वाला जिला है, तो अन्य जिले भी उससे एक प्रकार से वहाँ पर एक विकास का आलोक पहुँचेगा। हम एक रास्ता खोल सकते हैं, नए उस रास्ते पर चला जा सकता है। और जैसे कि नीति आयोग के बैठकों में कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने भी उद्धृत किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बस्तर जहाँ आतंक का पर्याय था, आज वहाँ विकास और विज्ञान भी एक प्रकार से समुचित दृष्टि से पल्लवित हो रहा है। और ये संभव है हमारे बोध घाट जैसे परियोजनाओं से। हम कृषि क्षेत्र में जो अपार संभावना देखना चाहते हैं और कृषि क्षेत्र के पिछड़ापन को दूर करना चाहते हैं, तो सिंचाई हमारी मूल आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो। पूरे बस्तर संभाग में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां 6% से अधिक हमारा सिंचाई होता हो। सब जगह न्यूनतम सिंचाई की व्यवस्था है। वहाँ पर कोसार टेढ़ा बांध जो अच्छा हुआ एक बना है, हमारे उस समय के स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के अथक प्रयास से, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के विजनरी प्रयास से, और जो भी हमारे स्थानीय प्रतिनिधि आज जो मंत्री हैं केदार जी सहित सारे लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है। तो ऐसी स्थिति में बोध घाट सबके लिए और बिल्कुल साहू जी, और यही समझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद में अगर ये दोनों ही परियोजनाएं जमीन पर आती हैं तो निश्चित रूप से नक्सलवाद खात्मे के बाद में बस्तर जो है अपने नए प्रयास और नए सफलता के लिए पूरे देश के पटल पर जाना पहचाना जाएगा। और यहाँ के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उनमें खेती किसानी के विकल्प बहुत ज्यादा होंगे और वहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें वहाँ स्थानीय तौर पर ही रोजगार मिलेगा। हमें लगता है कि इस बहाने छत्तीसगढ़ की तस्वीर कुछ और भी बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहू जी हमसे चर्चा के लिए। राजन तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।